हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज़ वैशाली मित्तल। सो गाइस 18 जुलाई की विज़न की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन आ गई है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का फर्स्ट टॉपिक। 2020 का ग्लोबल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो रिलीज़ कर दिया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, वैसे बहुत कॉमन है ये, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो कौन रिलीज़ करता है। एक तो यूएनडीपी, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और साथ में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिल के इसे रिलीज़ करते हैं। ये एग्जामिन करता है मेनली थ्री डायमेंशंस को, और हर थ्री डायमेंशंस में टोटल 10 इंडिकेटर्स होते हैं। हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ में वो क्या मेज़र करता है, न्यूट्रिशन और चाइल्ड की मोर्टेलिटी कितनी है। एजुकेशन में मेज़र करता है ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वो क्या क्या मेज़र करता है, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट। इन तीनों इंडिकेटर्स की, इन तीनों डायमेंशन की सेम क्या होता है, वेटेज होता है 1/3, 1/3, 1/3 सबका, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताई दी है कि 10 इंडिकेटर्स पे काम करते हैं और 3 इक्वली वेटेड डायमेंशन होते हैं, दैट इज़ द हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। एमपीआई ने जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है ये इन्फॉर्मेशन देता है कि पावर्टी की क्या लेवल है, कितने लेवल तक पहुंच रही है या डिक्रीज़ हो रही है, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो कितनी हो रही है, और क्या कंपोजिशन है, और ये हमें पूरा डाटा प्रोवाइड करता है। अब क्या हाइलाइट्स हैं जो अभी आया, ये रिपोर्ट आई है, इसमें क्या है कि इन्होंने बताया कि जो 107 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें करीब 22% लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी में रहते हैं। दैट इज़ द 1.3 बिलियन पीपल क्या हैं इस पावर्टी में रहते हैं, और जिसमें आधे से ज़्यादा लोग हैं वो 18 एज से कम हैं। अब इसके अंडर भी जो 84% लोग हैं वो मेनली जो पुअर हैं वो या तो सब सहारन अफ्रीका कंट्रीज़ में या फिर साउथ एशिया की कंट्रीज़ में है। सबसे ज़्यादा जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का जो रिडक्शन हुआ है वो किस में हुआ है, इंडिया में हुआ है। इसमें हमने 2005 से 6 से लेके और 2015-16 मतलब 10 साल के अंदर हमने अपना जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है उसे 1/2 किया, मतलब हाफ़ किया है, ठीक है। और हमने 273 मिलियन पीपल को इस दायरे से बाहर निकाला है, ठीक है। अभी भी लेकिन 37.7 करोड़ पीपल हैं जो कि अभी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी में रह रहे हैं इंडिया में। जो ये देखा गया है कि प्रोपोर्शनल जो ये पीपल हैं, मेनली जो पुअर पीपल हैं वो मेनली रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। और ये भी देखा गया है कि जो लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय हैं वो लोग ज़्यादा पावर्टी की रेंज में हैं। और कोविड-19 की वजह से 2 इंडिकेटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। एक तो लोगों का, जो बच्चों का न्यूट्रिशन मेनली, और दूसरा जो चिल्ड्रंस की स्कूल अटेंडेंस, क्योंकि ऑफ कोर्स स्कूल क्लोजर पड़े हैं। और इस वजह से जो हमारे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी है उस प्रोग्रेस को टैकल करना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट पे चलते हैं। वुमेन लॉस ट्वाइस एज मैनी जॉब्स एज मैन ड्यू टू द कोविड के चलते हुए ये देखा गया है कि जो वुमेन है वो अपनी ज़्यादा, उनको 2 गुना ज़्यादा उन्होंने लॉस की है अपनी जॉब एज़ कम्पेयर टू मैन। ये रिपोर्ट किसके द्वारा की गई है, एक मैकिन्से एंड को है, उसने, ये ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, इसने फाइंड आउट किया कि फीमेल का जो जॉब लॉस रेट है कोविड की वजह से वो शायद वो नियर अबाउट 1.8 टाइम्स हाइयर है देन द मेल जॉब रेट्स इन इंडिया और यूएसए। मेनली इंडिया और यूएसए में देखा गया दुगना रेट है, ठीक है। जो वुमेन है वो मेनली जो वर्क फोर्स में है 20% कॉम्प्राइज करते हैं, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया है कि वो एक्चुअली अकाउंट करती हैं 23% ऑफ द ओवरऑल जॉब लॉसेस। रीजंस क्या है, इतना क्यों हो रहा है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी क्या है, जेंडर्ड नेचर वर्क है। मेनली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो खुद प्रेफर करती हैं कि हम क्या करेंगे, मेल प्रेफरेंस है। तो ये भी बताया कि एक जेंडर्ड नेचर ऑफ वर्क है अक्रॉस द कंट्रीज, जिसकी वजह से जो वुमेन का जॉब लॉस हुआ है और मेन का जॉब लॉस है उसके अंदर 1/4 डिफरेंस है। जो वुमेन है, जो ग्लोबल जो 54% है वो मेनली अकोमोडेशन या फूड सर्विसेज में जो भी वर्स्ट इफेक्टेड है। दूसरा ये है कि जो वुमेंस के सोसाइटल बैरियर्स जो भी हैं उनमें कोई भी सिस्टमेटिक प्रोग्रेस नहीं है। लाइक उनके ऊपर बर्डन है अनपेड केयर का, इम्पैक्ट ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप, और जो वुमेन की ओन्ड, जो वुमेन ओन्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज है उन पे भी। अभी ये क्या, ये भी बताया है कि जो ग्लोबल वर्ल्ड वैल्यू सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया है, जो साउथ एशिया में मेनली ये देखने को मिला है, साउथ एशियन कंट्रीज़ में ऐसा एटीट्यूड है कि वो लोग ये सोचते हैं अगर जॉब की कमी है, जब जॉब की स्कार्सिटी है तो मेन को ज़्यादा राइट है उस जॉब का एज़ कम्पेयर टू अ वुमेन, ठीक है। तो ये एटीट्यूड भी है। इसलिए कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से वुमेन का जो जॉब लॉस रेट है वो ट्वाइस है एज़ कम्पेयर टू मेन जॉब लॉस रेट। अब मेजर्स क्या है, हम क्या सजेशन दिए कि हम इन सबको सही कर सकते हैं। यही है कि एक तो हमें क्या करना चाहिए, जो अनपेड चाइल्ड केयर है उसे हमें एड्रेस करना चाहिए। हमें एड्रेस करना चाहिए डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन को। और हमें जो एटीट्यूडनल बायसनेस है ना कि हाँ भाई मैन को ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की एज़ कम्पेयर टू वुमेन, इसको भी सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए। इसमें हमें बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं,
चाइना डिपेंडिंग टाइज विद ईरान रेजिस क्रिटिकल कंसर्न्स फॉर इंडिया। अब भाई देखो क्या बोलते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो ये वही वाली कहानी है। अभी क्या है, ईरान यूएसए के भी अगेंस्ट है और चाइना भी यूएसए के अगेंस्ट है। तो अब क्या, चाइना और ईरान क्या आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वही बात होगी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब क्या हो रहा है, चाइना और ईरान की जो दोस्ती एक दूसरे से बढ़ रही है वो इंडिया के लिए कुछ कंसर्न ला रही है। इसमें देखा गया है कि जो चाइना और ईरान है वो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कुछ पार्टनरशिप कर रहे हैं, उस पर डील कर रहे हैं। 2016 में दोनों साइड्स ने, चाइना और ईरान ने एस्टेब्लिश करी थी टाइज ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके अंडर क्या है, जो ईरान है वो बीजिंग में, मतलब चाइना का जो बीजिंग है उसमें $280 बिलियन क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। और चाइना भी ईरान के जो ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें $100 बिलियन क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, जो मेनली जो ईरान के मेजर सेक्टर्स को बूस्ट देगा, जैसे बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, पोर्ट्स या रेलवे। और ईरान ऑलरेडी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। अब क्या, यूएसए ईरान की न्यूक्लियर डील से ऑलरेडी आउट हो चुका है, तो इस वजह से चाइना अब क्या कर रहा है, वो ज़्यादा डीपर टाइज है ईरान से, क्या कर रहा है चाइना। ठीक है, अब इंडिया के लिए क्या कंसर्न है, इंडिया को एक तो चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट का हमने देख ही लिया कि अभी ईरान ने ये बोल के उसको निकाल दिया कि भी चाइना इंडिया डिले कर रहा है स्टार्ट करने में। हमने पढ़ा था, परसों ही पढ़ी थी ये। तो चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को लेके इंडिया के लिए दिक्कत है, क्योंकि वो ग्वादर पोर्ट के पास है। हमने पढ़ा था कि वो ईस्ट में है, उसके आई थिंक 80-85 किलोमीटर। और जो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो चाइना नहीं बनाया। बीजिंग इज़ ऑल्सो कंक्लूडिंग, बीजिंग क्या सिक्योरिटी और मिलिट्री पार्टनरशिप भी कर रहा है किसी तेहरान के साथ। अब इंडिया को ऐसा लग रहा है कि वो चाइना और यूएसए के वॉर में ना कहीं वो ईरान के साथ अपने रिलेशंस ना ख़राब कर ले। तो यही एक इंडिया का कंसर्न है। इंडिया फाइंड इटसेल्फ कोट इन द जियोपॉलिटिकल रिवैलरी बिटवीन द यूएस एंड चाइना ओवर ईरान। इस वजह से अभी हमें देखा कि हाँ, इंडिया का यूएसए के साथ रिलेशंस रहना बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी हमने देखा है कि कैसे इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ है। जो यूएस ने सैंक्शन लगाया है इकोनॉमिक, अभी आपको पता है कि यूएस ने इंडिया पे भी सैंक्शन लगाया, क्योंकि हमने इकोनॉमिकली ईरान के साथ एंगेज रहे थे इस वजह से। तो इसकी वजह से और इंडिया और ईरान के रिलेशंस में कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है गाइस, आगे पढ़ते हैं। वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। अभी क्या, यूएस और इंडिया में जो स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप की वर्चुअली मीटिंग हुई है, क्योंकि यार कोविड चल रहा है, तो आजकल सभी मीटिंग्स क्या हो रही है, वर्चुअली हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। तो जो स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है ये पहली बार 2018 में आई थी, जिससे हम क्या कर सके, एनर्जी सिक्योरिटी को एनहेंस कर सके, मेनली 4 पिलर्स पे एंगेज करके। इंटर एजेंसी एंगेजमेंट मतलब यूएसए की एजेंसी और जो इंडियन की मेन एजेंसी है वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, एंगेज करेंगी। ठीक है, बातचीत करेंगी या शेयर करेंगी इन्फॉर्मेशन, जैसे पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी, ऑयल एंड गैस पे, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल ग्रोथ पे। अब हाईलाइट्स किया है हमने, क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था किस किस के बीच में, ताकि जो हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं उसे मेंटेन करके रख सकें। ठीक है, अभी क्या है, जो यूएस का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो 714 मिलियन बैरल्स है, जबकि इंडिया कितना है, 38 मिलियन बैरल्स। आप देख रहे हो कितना कम है, और जबकि इंडिया की पॉपुलेशन इससे ट्रिपल या 4 टाइम्स है। इंडिया की 145 करोड़ है, और जबकि इसकी कितनी है, यूएसए की सिर्फ 32 करोड़ है। तो आप देख लो, जबकि और यूएसए के पास ज़्यादा कैपेसिटी है। इन्होंने बोला कि हमें पब्लिक प्राइवेट हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करना चाहिए। इससे क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में अपनी टेक्नोलॉजी को स्केल अप कर पाएंगे, और इस वजह से कॉस्ट भी हमारी कम होगी। अदर डिसीजन लिए गए कि हमें क्या करना है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, वुमेन को एम्पावर करना है, एनर्जी सेक्टर। अभी आप देख रहे हो कि जो भी एनर्जी सेक्टर की या पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व से रिलेटेड जितनी भी PSUs हैं वो सारी की सारी मैक्सिमम क्या है, मेल ओरिएंटेड है, वो उन्हीं को एम्पावर करती हैं, वुमेन को कोई लेना पसंद नहीं करता। ठीक है, अब इंडिया यूएसए एनर्जी कॉपरेशन देखते हैं कि इंडिया यूएसए में एनर्जी को कॉपरेट लेके क्या क्या स्टेप्स लिए हुए हैं। पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, इन्होंने ऐसी पार्टनरशिप की हुई है जिसकी हम ऐसी एनर्जी को लेके आएंगे कुछ रिसर्च करके, या ऐसी टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे जिससे क्या है, जो लो कार्बन प्रोड्यूस करे, जिससे हम क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को अपना प्रमोट करें। हमें क्या करना है, पावर सिस्टम को मॉडर्नाइज़ करना है। हमने ऐसी कोलैबोरेशन करनी है हाई एफिशिएंसी कोल टेक्नोलॉजीज़ पे, जिससे हम जो इंडिया में ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस बना सकें। अब हमने क्या करना है, रेस ये प्रोग्राम आया था जिससे हम हेल्दी और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बना सकें। देखो, हेल्दी एंड एफिशिएंट एनर्जी बिल्डिंग्स का मतलब यही होता है कि आप बिल्डिंग्स को, अपने अगर घर बना रहे हो या फिर कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो, उसे इस तरह बनाओ कि भाई वहाँ पे वेंटिलेशन रहे, मतलब कि एनर्जी वहाँ कम ख़त्म हो। पता चले आपने यार घर इस तरह से बनाया कि वहाँ गर्मी बहुत रहती है, वेंटिलेशन ही नहीं, तो आप ऑफकोर्स ज़्यादा AC वेसी ये सब यूज़ करोगे। तो बिल्डिंग कोड्स इसीलिए आते हैं ना, ताकि आप उसको हम एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बना सकें। ठीक है,
बाइलेटरल हाइड्रोकार्बन ट्रेड जो यूएसए के साथ हमने किया है 2019-20 में, वो हमने $9.2 बिलियन किया है, जो कि अगर 2017-18 में देखा जाए 93% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये था कि जो हमने स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप में जो मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं, 1 मिनट यार। हाँ, पीएम ने एड्रेस किया हाई लेवल सेगमेंट जो यूएन की इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल सेशन को। ठीक है, अभी क्या हुआ है दिस ईयर जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का सेशन हुआ है, वहाँ पे पीएम ने क्या क्या एड्रेस किया है। पहले हम देख लेते हैं इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है क्या। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल एक यूएन का हार्ट है, जैसे हम बोलते हैं ना हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीएम्बल, उसी तरह यूएन का हार्ट कौन सा है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये एडवांस करने के लिए मेनली 3 डायमेंशन को ही करता है, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरनमेंट हम क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बना के रखें। ये सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम डिबेट करते हैं या इनोवेटिव थिंकिंग करते हैं, जो भी है, ताकि हम जो इंटरनेशनल जो हमारे गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकें। ठीक है, यूएन चार्टर ने इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को 1945 में एस्टेब्लिश किया था, और ये यूएन के वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन, जो 6 मेन ऑर्गन है ना यूएन के, उसमें से एक ये भी मेन ऑर्गन है। अब देखते हैं जो इस साल जो थीम रही थी वो ये था कि मल्टीलेटरलिज्म आफ्टर कोविड-19 के बाद हम कैसे एक कंट्री सारी कंट्री दूसरे कैसे बना के रखेंगे, और व्हाट काइंड ऑफ यूएन डू वी नीड एट द 75th एनिवर्सरी। अभी 75th एनिवर्सरी हुई है, तो वो ये बताए कि हमें किस टाइप का यूएन चाहिए, यूनाइटेड नेशन किस टाइप का होना चाहिए, तो इसी के बारे में बात करिए। अभी पता है कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, जिस वजह से हाँ सब, और अभी हमें क्या करना है, स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कोविड-19 की वजह से हमने हर गवर्नमेंट की कैपेसिटीज़ की पता चल गया भी कौन गवर्नमेंट कितना वो है। यूएसए को सुपर पावर बताया जाता था, हमें उसी की भी कैपेसिटीज़ पता चल गई कि कौन कितना पानी में है। ठीक है, तो यही है कि कोविड-19 के चलते हुए इट हैज़ एक्सपोज द इमेंस इनइक्वालिटीज़ इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड बोथ टू द हेल्थ इमरजेंसी एंड टू द सोशल एंड इकोनॉमिक फॉलो। मतलब कि जब हेल्थ इमरजेंसी है जैसे कोविड हुआ या इकोनॉमिक, और साथ में हमारा इकोनॉमिक भी फॉलो आउट हुआ, तो कौन गवर्नमेंट कितने कैपेबल है कि उसे क्या कर सके, डील कर सके, इसके बारे में सबको पता चल चुका है। अब इनकी वजह से जो कोविड-19 के चलते चलते जो हमारे जितने भी 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं, वो सारे के सारे थ्रेट में हैं। स्पेशली तो हंगरी देख लो, पावर्टी देख लो, एजुकेशन देख लो, हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे हमारा फ़र्क पड़ा है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स किया जो इंडियन पीएम के द्वारा हाईलाइट किए गए, इन्होंने ये बोला कि हमें ग्लोबली रिफॉर्म करना है मल्टीलेटरल सिस्टम में, ताकि हम इसकी इफेक्टिवनेस को और इम्प्रूव कर सकें, इसे रेलेवेंस बना सकें, और ग्लोबल को हम इस तरह बनाएं कि ह्यूमन सेंट्रिक हो। उन्होंने ये भी बोला है कि हमें मल्टीलेटरल रिफॉर्म करने से पहले हमें यूएन को रिफॉर्म करना है। ठीक है, और ये बताया कि कोविड-19 की वजह से ड्यूरिंग कोविड-19 इंडिया ने क्या किया है, आपको पता है 150 कंट्रीज़ में असिस्टेंस दी है। इवन हमने क्या किया, सार्स जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की जो हमारी 8 कंट्रीज़ हैं, उसमें एक सार्स कोविड-19 इमरजेंसी फ़ंड भी बनाया है, ताकि जो हम साउथ एशियन की जो हमारी नेबरहुड कंट्रीज हैं उनको क्या कर सकें, असिस्ट कर सकें, उन्हें हेल्प कर सकें। ठीक है, चलो आइए छोटी छोटी न्यूज़ देख लेते हैं। रिवैम्प्ड स्कीम फॉर द पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नोट। ये जो स्कीम थी ना वो 2006 में इससे बनाई गई थी। इसमें क्या है, जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स हैं, अगर वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या इनोवेटिव वर्क करते हैं तो उन्हें हम रिवार्ड करते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज़ करते हैं। इसमें सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं या कोई ग्रुप्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है वो एलिजिबल हैं इस अवार्ड को लेने के लिए। अब इस स्कीम ने क्या किया है, इनमें इंक्लूड किया है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं अपने, उनको भी अगर उनकी परफॉर्मेंस जो भी बहुत अच्छी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या पीपल्स पार्टिसिपेशन में या पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने में, तो उन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी इंक्लूड किया है कि उनके एक्शंस को भी हम क्या करेंगे, रिवार्ड करेंगे और रिकॉग्नाइज़ करेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आगे चलते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम। देखो नेशनल पेंशन सिस्टम ये पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि ओल्ड एज सिक्योरिटी देती है। ये मेनली रेगुलेट की किससे जाती है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी बॉडी इसको रेगुलेट करती है, आपको कंफ्यूज कर देगा वहाँ पे वो। ठीक है, इंश्योरेंस वाली देके, तो ये किसके साथ रेगुलेट की जाती है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। कोई भी जो इंडिया का सिटीजन है, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, जिसका एज ग्रुप 18 से 65 ईयर्स है, वो नेशनल पेंशन सिस्टम को ज्वाइन कर सकता है। इसमें 2 कैटेगरीज होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए, और प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट्स और सारे सिटीजन्स के इंडिया के लिए। पहले क्वार्टर में हमने देखा है कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम में कितने लोगों ने रजिस्टर करवाया है, 30% ग्रोथ हुई है।
ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो 18 से 65 साल के बीच में जो भी लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, कुछ मंथली पे करेंगे, ठीक है। फिर 65 साल के बाद क्या है, वही पैसे आपको क्या करेंगे, मंथली जिस हिसाब से आपने पेमेंट किया उसी के रेशो में आपको घर पहुँचा दिया करेंगे। अभी क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जोनल मास्टर प्लान फॉर भागीरथी इको सेंसिटिव जोन उत्तराखंड अप्रूव। अभी क्या हुआ है, भागीरथी जो इको सेंसिटिव जोन जो गोमुख से उत्तरकाशी तक है, उसको 2012 में नोटिफाई कर दिया था कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये भी बताया था कि अब इस इको सेंसिटिव जोन के लिए हम जोनल मास्टर प्लान को बनाएंगे। जोनल मास्टर जो प्लान था वो बेस्ड था किस अप्रोच पे, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को आप कैसे गवर्न करोगे, जो वाटरशेड वहाँ मैनेजमेंट कैसे करोगे, इरिगेशन कैसे मैनेज करोगे, एनर्जी, टूरिज्म, ये सब आप कैसे मैनेज करोगे। जो इको सेंसिटिव जोन है ये एक तरह के प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो हम नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर करते हैं और अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। इसके तहत हम किसी भी जो एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देते हैं। आगे पढ़ते हैं, रोल ऑफ फ्लड्स इन काजीरंगा इकोसिस्टम। अभी आपको पता है असम में बहुत फ्लड्स आ रही हैं, तो अभी उन्होंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताए हैं कि फ्लड्स की वजह से जो काजीरंगा में जो सिवियर फ्लड सिचुएशन है तो वो कैसे बेनिफिट हो सकती है काजीरंगा के लिए। तो इन्होंने ये बताया कि जो एंटायर ऑफ काजीरंगा है उसमें एल्यूवल डिपॉजिट से बना है और ये रिवर के सेंटर में है। अब इससे कि फ्लड्स की वजह से ये क्या पड़ेगा, काजीरंगा की जो वाटर बॉडीज़ हैं वो रीजनरेट होएंगी और उसका लैंडस्केप मेंटेन होगा, क्योंकि जो ओरिजिनली इसका लैंडस्केप था वो ऑलरेडी मिक्स ऑफ वेटलैंड था, ग्रासलैंड था और सेमी एवरग्रीन डिसीडियस फॉरेस्ट था। अब इससे क्या होएगा, जो वहाँ पे काजीरंगा में जो अनवांटेड प्लांट से उससे छुटकारा मिलेगा, जैसे वाटर हाइकरनेट, ठीक है। और फ्लड्स एक तरह का वे होता है नेचुरल सिलेक्शन टू सर्वाइव, ठीक है। फ्लड्स आर अ वे ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टू सर्वाइव। तो ये कुछ उन्होंने बताया कि क्या रोल है जो एक्चुअली में फ्लड्स पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है काजीरंगा इकोसिस्टम में। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 ISIL एंड अलकायदा सेक्शन कमेटी। अभी क्या है, यूएनएससी ने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का टेरर ग्रुप है उसके जो लीडर हैं उसे ग्लोबल टेररिस्ट वो कर दिया डेजिग्नेट। अभी आपने अगर प्रीवियस मैगजीन्स पढ़ी होंगी तो पहले भी एक मजहूद हजर जी, उसको भी ग्लोबल टेररिस्ट को रिकॉग्नाइज़ कर दिया था यूएनएससी ने। तो इस डेजिग्नेशन का मतलब यही होता है कि अगर कोई भी स्टेट या कोई भी इंडिविजुअल इनको अगर फंड कर रहा है तो उसे उसी वक्त फ्रीज़ करना होगा अपना फ़ंड। और ये भी बताता है कि इन इंडिविजुअल की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर उन्होंने डेजिग्नेट किया है तो उसकी एंट्री अपनी स्टेट में प्रिवेंट करनी है, ठीक है। हमने जो सिक्योरिटी काउंसिल ने कितनी कमिटीज़ बनाई हैं, 1267 कमेटी बनाई है ताकि वो मोनीटर कर सके कि यूएन सैंक्शंस जो इम्प्लीमेंट कर रही हैं अगेंस्ट द मेंबर ऑफ तालिबान और अलकायदा। ट्राइनिटी टेस्ट क्या है, ठीक है, पता होगा, वैसे आपको नहीं पता तो हम देख लेते हैं। देखो 16 जुलाई 1945 में साइंटिस्ट ने पहली बार एक वर्ल्ड का जो पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया था उसे टेस्ट किया था। इसी टेस्ट को क्या बोलते हैं, ट्राइनिटी टेस्ट। बॉम्ब जिसे डेवलप किया था वो यूएस लेड मनहट्टन प्रोजेक्ट के अंडर इसको बनाया गया था। फिर इसके बाद 1 महीने के अंदर एक और इन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया जिसे फैट मैन बोला और उसी को उन्होंने जापान की सिटी नागासाकी में फेंक दिया। उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही होगी। उस एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम, प्लूटोनियम ये सब यूज़ किए गए थे जिस वजह से वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हुई थी और जो एटम था वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, ठीक है गाइस। ये ट्राइनिटी टेस्ट था। ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये एस्पायर, ये वैसे पहले भी न्यूज़ में थी, अभी दोबारा देख लेते हैं। एस्पायर जो डेवलप किया गया, ये जो वेब पोर्टल है ये डेवलप किया गया इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा। जो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है इसका काम क्या है, ये R&D सर्विस प्रोवाइडर है अंडर किसके अंडर, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए एस्पायर पहली बात डेवलप किसने किया है वेब पोर्टल और किसके अंडर है, ये पता होना चाहिए आपको। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसको हम क्या बना सकें, सेल्फ रिलायंट बताना चाहिए। ये तो पता ही होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि सेल्फ रिलायंट बना सकें ताकि हम उन्हें इनोवेट कर सकें, उन्हें जो टेक्नोलॉजी एडवांसेस हैं उनको अडॉप्ट करवा सकें और जो वेरियस जो अलग अलग बिज़नेस में या एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व हैं उन सब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे लेके आया जाए, ठीक है। तो ये आज की मैगज़ीन यहाँ कवर हो गई है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और विज़न की टेस्ट सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, उसका मैं आज से रेगुलर रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो उसको देखना, स्पेशली जो बच्चे प्रीलिम्स 2020 देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।